Hi everyone, welcome all on Engineers Career Point platform and Europedia platform also. बच्चे आज का मेरा ये जो लेक्चर है वो है टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि टेंडर क्या होता है और टेंडरिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चे अगर मैं बात करूँ हाउ विल यू डिफाइन द टेंडर. टेंडर क्या होता है? सी ये आपको PDF एज इट इज मिल जाएगा ग्रुप के अंदर. जो बच्चे अभी तक हमारा मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किए हैं, इन्वायरमेंट वाला मॉड्यूल जो हमने हरियाणा और हिमाचल के लिए लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सो दे कैन ज्वाइन विद अस, राइट. तो हमारी क्लासेस कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं. सो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन विद अस दे कैन ज्वाइन. तो कैसे टेंडर को डिफाइन किया जा रहा है? डिफाइंड एज एन ऑफर इन राइटिंग. जो राइटिंग में एक ऑफर दिया जा रहा है टू एग्जीक्यूट द वर्क. भाई ऑफर में हम एक ऑफर दे रहे हैं राइटिंग के अंदर कि आपको काम कैसे करना है, और ये कौन दे रहा है? ओनर प्रोवाइड कर रहा है. मतलब ये जो टेंडर है, मतलब ओनर क्या कर रहा है? एक ऑफर दे रहा है राइटिंग में और वो कॉन्ट्रैक्टर को भाई साहब आपने इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये वाला काम करना है. सो दिस टेंडर इज नथिंग बट दिस इज काइंड ऑफ एन ऑफर इन राइटिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क एज स्पेसिफाइड बाय द ओनर. जो भी वर्क यहाँ पे स्पेसिफाइड किया होगा ओनर ने, ओनर डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, राइट. चलिए अब बात करते हैं ये जो आपका NIT है. NIT का मतलब क्या है? नोटिस इनवाइटिंग टेंडर. तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर ये कब प्रिपेयर किया जाएगा और इसको कौन प्रिपेयर करता है? पहली चीज तो ये पहला क्वेश्चन जो बन सकता है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर. ये जो आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है बच्चे, इसको जो तैयार करता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो इसको तैयार करेगा आफ्टर गेटिंग ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स. जितने भी यहाँ पे नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो लेने के बाद ये नोटिस इनवाइटिंग टेंडर तैयार किया जाएगा. अब ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इसको कौन कौन से अप्रूवल चाहिए होते हैं? पहला है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. फर्स्ट अप्रूवल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. तो जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं बच्चे, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की, तो एस्टिमेशन में जब हम यहाँ पे रफ एस्टिमेट, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ये तैयार कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली इसको तैयार करने का जो मेन पर्पस होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को ही लेना होता है, राइट. फाइन. इसके बाद हमें चाहिए होता है यहाँ पे क्या? भाई मुझे यहाँ पे अप्रूवल चाहिए कहाँ से? एक्सपेंडिचर से. एक्सपेंडिचर भाई कितना पैसा खर्च होगा उसके ऊपर भी अप्रूवल चाहिए. और टेक्निकल सेंक्शन मतलब जो टेक्निकल आपके पास यहाँ पे डिजाइन होंगे, पैरामीटर्स होंगे, उनको भी अप्रूव करवाना पड़ेगा. तो 3 अप्रूवल चाहिए पड़ते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर ये बनाएगा, उसको 3 यहाँ पे अप्रूवल लेने पड़ेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए, एक्सपेंडिचर अप्रूवल होना चाहिए और टेक्निकल अप्रूवल होना चाहिए, तभी आपका ये नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर तैयार किया जाएगा. ठीक है जी. आफ्टर दैट अब देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद सील्ड टेंडर्स आर इनवाइटेड बाय गिविंग द एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स. जो सील्ड टेंडर, जनरली ये जो वर्ड यूज किया जाता है सील्ड टेंडर, ठीक है, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमारा वर्क क्या रहने वाला है बेसिकली, तो ये सील्ड टेंडर्स होते हैं. इनको हम क्लोज टेंडर के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो सील्ड टेंडर्स हैं दीज आर इन्वाइटेड बाय द एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स या ऑन नोटिस बोर्ड. नोटिस बोर्ड कुछ नहीं है, ये वेबसाइट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे वेबसाइट लिखा है, वेबसाइट है ये डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पे टेंडर फिल करने वाले हो. एंड सेंडिंग द लेटर्स टू द प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं. ये सेन एग्जांपल जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं उस वर्क को स्पेसिफाइड वही कॉन्ट्रैक्टर करते हैं. सेन एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई थर्मल पावर प्लांट बनाना है मान लो, तो कुछ ही स्पेसिफाइड फर्म होगी जो थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर रही होंगी. तो वो जो बड़ी बड़ी फर्म्स है या जो इंपॉर्टेंस आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको यहाँ पे लेटर्स भी भेजे जाते हैं कि आप भी ये टेंडर फिल करें, राइट. अब देखो इन नोटिस, अब नोटिस के अंदर क्या है? इन द नोटिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, किस तरह का काम होगा वो बताया जाएगा नोटिस के अंदर. एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है जी, एस्टिमेटेड टाइम कितने समय में उसको कंप्लीट करना है. कॉस्ट, अर्नेस्ट मनी, कितना मनी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, जो बेसिकली सीरियसनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर को शो करता है. अर्नेस्ट डिपॉजिट बच्चे एक टर्म आता है जो ये शो करता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना सीरियस है उस काम को करने के लिए, दैट इज द अर्नेस्ट डिपॉजिट. ठीक है. देखो पहले ये होता था अर्नेस्ट डिपॉजिट, आज के समय में नहीं है ये. आज के टाइम में हम क्या करते हैं? आज के टाइम में हम अंडरटेकिंग लेते हैं किससे? कॉन्ट्रैक्टर से. ठीक है. लेकिन पेपर में कई बार आपसे पूछता है तो आपको कितना आंसर करना है वो हम देखेंगे बाद में, राइट. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे लोकल टेंडर. नेक्स्ट दैट आई हैव इज द लोकल टेंडर. अब तुम नाम से समझो लोकल टेंडर. लोकल टेंडर बोलने का मतलब क्या है कि ये जो आपका वर्क होगा इसके लिए जो आपने टेंडर इनवाइट किया है, द टेंडर इज इनवाइटेड फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क इन द लोकल और द सराउंडिंग एरिया. मतलब आपके जो यहाँ पे सराउंडिंग में लोकेलिटी में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी इस टेंडर को फिल कर सकते हैं. दैट इज काइंड ऑफ द लोकल टेंडर,
राइट मतलब एक तरह से आपका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस वाला वर्क नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सेकंड, ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर बोलने मतलब क्या है कि आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसमें जो आपका स्पेसिफाइड वर्क होगा, उसका जो बच्चे डिजाइन होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो सारी चीजें आपने फ्रेम करी हैं। और इस टेंडर को नेशनली मतलब भारत के अगर हम अंदर बात करें जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स प्रेजेंट है, और इंटरनेशनली दैट इज ग्लोबली, बाहर से मान लो कोई फर्म आ रहा है जो काम कर रहा है, एग्जाम्पल कोई डैम बनना है मान लो, तो जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और मान लो कोई दूसरी फॉरेन की कंपनी है, आर यू गेटिंग, तो उसमें क्या होगा, एक ग्लोबल टेंडर यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा, उसको फ्लोट किया जाएगा। फॉर अ बिग प्रोजेक्ट द स्पेसिफाइड वर्क और डिजाइन आर रिक्वायर्ड, बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफाइड वर्क और डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है, विच आर अवेलेबल इन द ग्लोबल मार्केट। अब जैसे मान लो कोई डैम बनना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन तो फ्रेम होगी, भाई अर्दन डैम होता है उसका डिजाइन कुछ ऐसा रहेगा, उसकी ड्राइंग्स कुछ ऐसी रहेगी, मतलब उसमें आइडिया होता है कॉन्ट्रैक्टर को उसको करना क्या है बेसिकली, राइट। और इस तरह के वर्क के लिए हम जो यहाँ पे टेंडर इनवाइट करते हैं, दैट इज सेड टू बी द ग्लोबल टेंडर। मतलब एक बहुत बड़ा अगर कोई आपके पास स्केल पे वर्क है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो टेंडर आप यहाँ पे दे रहे हो दैट इज अ ग्लोबल टेंडर। मतलब जो फॉरेन से भी बच्चे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन फर्म्स है, कंपनीज है या कॉन्ट्रैक्टर है, दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस वर्क, ओके। और किसे मिलता है टेंडर जनरली, जिसका सबसे कम यहाँ पे बिड होता है, जो सबसे लो बिड यहाँ पे कोट करता है बेसिकली। ओपन टेंडर क्या है, ओपन टेंडर मतलब जिसको कोई भी फिल कर सकता है, ठीक है। द क्लाइंट एडवर्टीज दिस टेंडर ऑफर इन द लोकल न्यूज़पेपर में दे दिया, एंड इज अवेलेबल फॉर ऑल इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी के सभी उसको फिल कर सकते हैं। इसका नाम ही है ओपन टेंडर, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो ग्लोबल टेंडर होगा उसमें लिमिटेशन होती है बच्चे। ग्लोबल टेंडर में क्या है, अब उसमें मार्क किया गया होगा भाई जिसका स्पेसिफिकेशन होगा डैम बनाने में वही इस टेंडर को फिल कर सकता है, सिंपल सी बात है। या जिसका स्पेसिफिकेशन होगा थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए वही इस टेंडर को फिल कर सकता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये लिमिटेड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। ऑल तो लिमिटेड टेंडर भी आएगा हमारे पास अलग से। नेक्स्ट हमारे पास है सील्ड टेंडर। सील्ड टेंडर कुछ नहीं, जिसको हम क्लोज टेंडर भी बोलते हैं। तो इट इज इन्वाइटेड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट एंड द बिग प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी, ऑल इंपॉर्टेंट एंड द बिग प्रोजेक्ट्स। लिमिटेड टेंडर, इट इज ओनली अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जो उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो सभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो कुछ ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी सिंगल टेंडर, नॉट कॉन्ट्रैक्टर, वेरी सॉरी, सिंगल टेंडर। मतलब इन्विटेशन इज ओनली गिवन टू वन फर्म टू रेंडर देयर सर्विस बाय कोटिंग देयर रेट्स। मतलब एक ही फर्म को इन्विटेशन दिया जाएगा। सेन एग्जांपल, हमें भारत की सुरक्षा के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना है, मान लो सेन एग्जांपल कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमारा जो ओनर है या डिपार्टमेंट है वो किसको अप्रोच करेगा, डीआरडीओ को, वही बना रहा है बेसिकली, तो डीआरडीओ को ही जाएगा बेसिकली। तो ये सिंगल टेंडर हो गया और इसको कोई फिल नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। तो आई होप यू आर गेटिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो हमारा टाइप्स ऑफ टेंडर हो गया। सिंगल टेंडर मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है, ये जो सिंगल टेंडर है दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट इज द प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग टेंडर। टेंडर कैसे इनवाइट किए जाते हैं उसका प्रोसीजर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग टेंडर। टेंडर को कैसे इनवाइट किया जाता है, इसके प्रोसीजर, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है भाई, हाउ टू इनवाइट द टेंडर, राइट। तो इसमें जनरली हमारे पास 4 स्टेजेस में टेंडर को इनवाइट किया जाता है। टेंडर्स आर इनवाइटेड इन द 4 स्टेजेस। जो टेंडर्स होता है उसको 4 स्टेजेस में इनवाइट किया जाता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट। सबसे पहला जो स्टेज है वो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करना। फर्स्ट स्टेज दैट वी हैव इज द प्रिपरेशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, और इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसको कौन तैयार करता है बच्चे, इसको तैयार करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसको तैयार करेगा। विच वन, प्रिपरेशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो देखते हैं बाद में, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होगा वो इशू किया जाएगा। देखो सेकंड वाला पॉइंट क्या है, इशू टू नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, राइट। इसके बाद क्या होगा, सबमिशन एंड ओपनिंग ऑफ द टेंडर एंड देयर स्क्रूटनी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने टेंडर फिल किया, सबमिट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद सारी चीजों को चेक करना कि कौन सा आपका जो यहाँ पे टेंडर फिल हुआ है वो सही है, कौन सा फॉल्स, किसने बिड किया है। स्क्रूटनी यही होता है बेसिकली, छंटनी करना, राइट। और फोर्थ जो यहाँ पे हमारा प्रोसेस है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर एंड अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। मतलब अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे बच्चे आपका
अमाउंट फ्रेम किया होगा, ठीक है, अब उसका जो टेंडर होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको वर्क अलॉट कर दिया जाएगा, अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जरूरी नहीं होता ऐसा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जिसने लोएस्ट बिड कोट किया होगा उसको ही यहाँ पे टेंडर मिलता है, दिस इज नॉट ट्रू। कोई बहुत ज्यादा ऐसा ये ट्रू नहीं होता है कि जिसने लोएस्ट बिड किया कि उसको हमेशा टेंडर मिलता है। हो सकता है फॉर एग्जांपल कि जो वर्क है मान लो उसका कॉस्ट आने वाला है मान लो 1000 करोड़ रुपया, और किसने बिड कर दिया कि हम इसको फॉर एग्जांपल 200 करोड़ में करके दे देंगे। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर नया हो, उसको एक्सपीरियंस ना हो काम करने का। तो जो चीफ इंजीनियर होता है, जो चीफ इंजीनियर होता है बेसिकली उसके पास ये पावर होती है कि वो जो लोएस्ट बिड फॉर्म किया है या कोट किया है कॉन्ट्रैक्टर, वो वहां पे उसके टेंडर को यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। चीफ इंजीनियर, आई थिंक ये इंजीनियर इन चीफ होता है, दिस इज नॉट चीफ इंजीनियर बट इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ के पास ये पावर होती है कि जिसने लोएस्ट बिड भी कोट किया है टेंडर का, उसका भी टेंडर वो रिजेक्ट कर सकता है। ऑल्दो जनरली होता क्या है कि जिसने लोएस्ट बिड कोट किया होता है उसको टेंडर अवॉर्ड हो जाता है, राइट, उसको हम अवॉर्ड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। नेक्स्ट है टेंडर डॉक्यूमेंट। अब टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, कि टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी चीजें नहीं फॉल करती हैं। तो पहला क्या है, पहला है टेंडर ड्राइंग्स। फिर टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ड्राइंग्स मिलेंगी। ड्राइंग्स में क्या होगा, प्लान होगा, राइट, क्रॉस सेक्शन होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस हो गए, सारे यहाँ पे ड्राइंग्स होंगी। इसके बाद स्पेसिफिकेशंस होंगे उस वर्क की। स्पेसिफिकेशन दो तरह से, जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन में एक ओवरऑल आइडिया हमें मिलेगा और डिटेल में हमें डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन फ्रेम किए होते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी चीज मार्केट से परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई टीवी परचेज कर लिया, तो वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, वो आपको ओवरऑल आइडिया देते हैं, मोटा मोटा आइडिया देते हैं, दे आर सेइंग द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, राइट। लेकिन जब आप वो चीज घर लेके आते हो उसके अंदर मैनुअल होता है, मैनुअल में ऐसी ऐसी चीजें फ्रेम होती हैं जो हो सकता है कि उस टेक्नीशियन या टेक्निकल पर्सन को भी पता ना हो जिसने आपको वहां पे ब्रीफ किया था शॉप के अंदर, राइट। दैट वाज द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। तो इस स्पेसिफिकेशन के अंदर दो चीजें फॉल करती हैं, वन इज द जनरल, सेकंड वन इज द डिटेल, राइट। चलिए, अब इसके बाद आता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। ये जो बिल ऑफ क्वांटिटी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर फ्रेम करता है बच्चे। बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब कौन सी चीज की कितनी क्वांटिटी लगेगी। बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, कौन सी चीज की कितनी क्वांटिटी लगेगी और उसके रिगार्डिंग में उस चीज की कॉस्ट कितने होने वाली है, सारा मार्क होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर फ्रेम करता है बिल ऑफ क्वांटिटी काम करने के बाद बेसिकली, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फोर्थ, और फिफ्थ में क्या होता है, फिफ्थ में है फॉर्म ऑफ टेंडर। फॉर्म ऑफ टेंडर में क्या होता है, जस्ट सी, ये जो फॉर्म ऑफ टेंडर है इसके अंदर स्टार्टिंग डेट ऑफ वर्क ये मार्क होगा, कब स्टार्ट किया, ड्यूरेशन कितना समय में आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है जी, और कॉस्ट कितना, टेंडर सम, और दिस इज गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द वर्क। जो फॉर्म ऑफ टेंडर होता है, कॉन्ट्रैक्टर ये बोलेगा कि मैं इतने समय में अपना काम स्टार्ट करूंगा। मान लो टेंडर उसको वर्क अलॉट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, अब उसने बोला कि मैं ये 1 महीने बाद काम स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग डेट ऑफ द वर्क। उसने बोला मुझे यहाँ पे 4 साल लगेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, ठीक है जी, और उसने टेंडर सम भी फ्रेम कर दिया। समझ रहे बात को, इज इट ओके। मतलब ये कुछ नहीं होता, एक तरह से स्टैंडर्ड लेटर होता है जो कॉन्ट्रैक्टर देगा। मतलब ये जो टेंडर फॉर्म ऑफ टेंडर है, ये कॉन्ट्रैक्टर एक लेटर देता है किसको, डिपार्टमेंट या ओनर को, जिसमें वो ये सारी चीजें मार्क करके रखता है। फाइन, वो काम कब स्टार्ट करने वाला है, कितने समय में उसको कंप्लीट करेगा, लाइक दैट वन। इज इट ओके। नेक्स्ट अगला जो मेरे पास यहाँ पे पीछे रह गया, अभी नीचे रह गया क्या, इसके बाद जो अगला यहाँ पे पार्ट आता है वो है हमारे पास फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। इसमें फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट मेरे ख्याल से मिस हो चुका है, तो ये आ गया यहाँ पे, 7th पे आ गया, 6th पे आना था यहाँ पे, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ये भी आएगा, 6ठे नंबर पे फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट आएगा। अच्छा, अगर मैं फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट की बात करूं तो व्हाट वी हैव इन दिस फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। तो बच्चे ये जो फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है इसमें सभी पार्टीज, जैसे कॉन्ट्रैक्टर और ओनर हो गया, इसमें सभी पार्टीज के नाम होंगे, साथ में कॉन्ट्रैक्टर का टैक्स रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, उसने जो टैक्स दिया है, जो जमा करवाया होगा, सारा रिसिप्ट लगा होगा, उसका रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट लगा होगा, उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा होगा, उसने कहाँ कौन कौन से वर्क किए हैं उन सभी का यहाँ पे एक्सपीरियंस लगा होगा, मार्क होगा बच्चे, सारी चीज़ें, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, इसमें एक थर्ड पार्टी भी होती है,
इसमें एक थर्ड पार्टी भी होती है जो ये श्योरिटी लेती है। इसी चीज़ के अंदर बता रहा हूँ मैं, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट के अंदर इसमें एक थर्ड पार्टी भी होगी जो ये श्योरिटी लेगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये काम कंप्लीट करके देगा। मतलब ये जो फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टी हमारे वर्क के अंदर इंक्लूड है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया और ओनर या डिपार्टमेंट हो गया, तो उनके बारे में डिटेल होगी। और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका वर्क स्पेसिफिकेशन, मतलब उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके सर्टिफिकेट्स होंगे, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उसके टैक्स सर्टिफिकेट्स होंगे, राइट, उसने टैक्स जो पीछे सबमिट किया है, मतलब उसका सारा बायोडाटा होगा इसके अंदर। और साथ में इसमें थर्ड पार्टी की भी डिटेल होगी जो ये श्योरिटी लेती है कि कॉन्ट्रैक्टर ये काम आपको कंप्लीट करके देगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कंप्लीट करके नहीं देता है तो जिसने ये श्योरिटी लिया थर्ड पार्टी ने, अब उसको फिर वो काम करवा के देना पड़ता है। वो होता है यहाँ पे फॉर्म ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है, ये तीनों के बीच में साइन होता है। जो बॉन्ड होगा ये तीनों के बीच में साइन होता है। किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, समझ लो। ये जो फॉर्म ऑफ बॉन्ड है बच्चे, ये बॉन्ड है जो कॉन्ट्रैक्टर, ये जो फॉर्म ऑफ बॉन्ड है ये बॉन्ड होगा साइन किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंट या ओनर और जो थर्ड पार्टी है, इन तीनों के बीच में ये बॉन्ड साइन होगा, जिसमें ये क्लियरली मार्क होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करके नहीं देता है तो जो थर्ड पार्टी है उसको ये काम करवा के देना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ बॉन्ड के अंदर ये चीज मेंशन होती है, ठीक है। एक बॉन्ड साइन होता है, बेसिकली नाम से समझो आप, ठीक है जी, ओके। क्योंकि थर्ड पार्टी ने एश्योरेंस ये होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर वो काम करके देगा, अगर नहीं करके देगा तो वो थर्ड पार्टी को काम करवाना पड़ेगा, उसको करवा के देना पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द टेंडरिंग। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है जो टेंडरिंग में यूज की जाती है? पहला है यहाँ पे अर्नेस्ट डिपॉजिट। आज की डेट में अर्नेस्ट डिपॉजिट नहीं लिया जाता है, आज की डेट में खाली अंडरटेकिंग ली जाती है कॉन्ट्रैक्टर से, राइट। लेकिन पेपर के अंदर पूछेगा तो आपने 1 से 2% आंसर फ्रेम करना है। अर्नेस्ट डिपॉजिट आज की डेट में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अर्नेस्ट डिपॉजिट शो क्या करता है? बेसिकली ये एक तरह से गारंटी अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू शोन हिज सीरियसनेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रपोज वर्क एंड टू अवॉइड द फॉल्स बिड। मतलब ये जो अर्नेस्ट डिपॉजिट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को जमा करवाना होता है जब वो टेंडर को यहाँ पे फिल करता है कि भाई मुझे ये काम चाहिए और मैं ये काम करने के लिए सीरियस हूँ, ऐसा नहीं मैं मजाक में फिल कर दे रहा हूँ, नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी सीरियसनेस ऑफ वर्क को शो करने के लिए जो अमाउंट सबमिट या डिपॉजिट करता है, किसको? डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को या ओनर को, उससे बोला जाता है अर्नेस्ट डिपॉजिट। आज की डेट में हम अर्नेस्ट डिपॉजिट नहीं लेते हैं, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में सिर्फ अंडरटेकिंग ली जाती है। लेकिन अगर पेपर में आता है तो आपने 1 से 2% ही फ्रेम करना है, राइट। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है बच्चे, जो 5 से 10% था, अब नहीं है। तो नवंबर 2020 में जब कोविड था तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे धंधा चौपट हो गया, काम बंद हो गया। तो अब थोड़ा सा जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है उनको यहाँ पे प्रोत्साहन देने के लिए, उनको थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए क्या किया गया, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 3% तक आ चुका है आज की डेट में, 3%, ठीक है जी। नवंबर 2020 आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 3% तक आ चुका है ये। तो ये होता क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट? इट इज द डिपॉजिट मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस टेंडर। टेंडर उसने फिल किया और उसको मान लो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सिक्योरिटी अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। जो ये अमाउंट हम अपने पास इसलिए रखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी हमने वर्क स्पेसिफाइड किया है, जो भी स्पेसिफिकेशन हमने फ्रेम करी है, कॉन्ट्रैक्टर उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वर्क करके दे, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल वो मेंटेन करे और स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उस काम को खत्म करके दे। अगर कॉन्ट्रैक्टर उस काम को स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करके नहीं देता है बच्चे, तो हम उसके ऊपर अगेन एक चार्ज लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी डैमेज। तो देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये जनरली कितना होता है देखो, अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5 से 10%, इसके अंदर ही यहाँ पे आपका अर्नेस्ट डिपॉजिट भी इंक्लूड होता है। सेम एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे जो ईडी का वैल्यू था वो था 50,000 रुपया अर्नेस्ट डिपॉजिट, ठीक है, जो उसने जमा करवा दिया, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जमा करवा रहा है, मान लो वो 2 लाख है टोटल, ठीक है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख, तो 50,000 तो पहले जमा करवा चुके हैं, अब उसको 1.5 लाख ही जमा कराना है। आर यू गेटिंग? अब उसको 1.5 लाख ही जमा कराने, क्योंकि 50,000 तो पहले दे चुका है वो। तो ये जो आपका अर्नेस्ट डिपॉजिट होता है वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर ही इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखना बच्चे। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टेंडर टाइम लिमिट। अगला जो पॉइंट है वो है टेंडर टाइम लिमिट का। देखो, टेंडर टाइम लिमिट बोल दो या टेंडर वैलिडिटी पीरियड बोल दो। तो
टेंडर टाइम लिमिट या टेंडर वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? ये टाइम है अप टू विच कोटेड बिड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज वैलिड। ओके, अच्छा बच्चे देखो इसका क्या मतलब है टेंडर टाइम लिमिट का। टेंडर टाइम लिमिट, अच्छा एक चीज और, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर मान लो सब कुछ चीजें सही करके दे रहा है, प्रॉपर उसने क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया, समय के ऊपर उसने वर्क कंप्लीट करके दे दिया, तो क्या ये जो इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सारा का सारा उसको रिटर्न कर दिया जाता है? होना तो यही चाहिए कि उसको रिटर्न कर दिया जाना चाहिए, लेकिन रिटर्न नहीं करते हम उसको 50% ही रिटर्न करेंगे जनरली। और इसमें भी क्या होता है ना, हम एक सीजन और जनरली मॉनसून सीजन ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड किया उसने मॉनसून सीजन को। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा उसका जो अमाउंट है, अदरवाइज उसको होल्ड रखा जाएगा। अगर कोई भी उसमें ड्रॉबैक्स निकल के आती है तो सारा का सारा उससे वर्क करवाया जाएगा, क्योंकि उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है जी, अब देखो, अब हम बात करें टेंडर टाइम लिमिट की। तो टेंडर टाइम लिमिट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो टाइम है, टाइम अप टू विच कोटेड बिड बाय कॉन्ट्रैक्टर इज वैलिड। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे बिड फ्रेम किया है भी कि मैं इस काम को इतने अमाउंट के अंदर कर सकता हूँ, इतने समय में कर सकता हूँ, राइट। तो वो जो उसका टाइम है, वो उसका जो बिड है वो कितने समय वैलिड है, टाइम वो है जनरली 1 से 3 महीने, 30 to 90 डेज। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा आइटम। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रा आइटम। तो एक्स्ट्रा आइटम बोलने का मतलब क्या, नाम से समझो एक्स्ट्रा आइटम, ये वो आइटम जो टेंडर के अंदर स्पेसिफाइड नहीं करी गई थी। दीज वर द आइटम विच वर नॉट स्पेसिफाइड इन द टेंडर, बट जब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क कर रहे थे, ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, और जो काम वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ा, दैट वाज द एक्स्ट्रा आइटम्स। उनकी पहले ही टेक केयर की जाएगी, है ना, कि एक्स्ट्रा आइटम अगर निकल के आती हैं तो भाई साहब आपको उसकी भी टेक केयर करनी है, या उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में भी हमारे जो एस्टिमेट होते हैं उनके अंदर भी ये क्लॉजेज होते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर जो टर्म निकल के आता है वो होता है आर्बिट्रेशन। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। अब देखो आर्बिट्रेशन, अब हुआ क्या यहाँ पे, जो मेरा डिपार्टमेंट है, ओनर है, ठीक है, या गवर्नमेंट कुछ भी बोलता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर, दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट किसी भी कारण से हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, फॉर एग्जांपल हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैंने अपना जो काम है वो पूरा क्वालिटी के साथ आपको कंप्लीट करके दिया और टाइम पे दिया, और आपने भी माना, और आपने मुझे एश्योरेंस सर्टिफिकेट भी दिया। हम उसको एश्योरेंस सर्टिफिकेट देते हैं बेसिकली, तब जाके उसका 50% रिलीज करते हैं, पूरा भी उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज नहीं करते। 50% को हम एज ए रिटेंशन अमाउंट रखते हैं कि अगर एक सीजन के बाद, एक साल के बाद या 2 साल के बाद, ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, आएंगे इसके ऊपर। अगर प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसे कोई बड़े डिफेक्ट्स नहीं पाए गए तो उसका अमाउंट उसको रिफंड किया जाता है। अगर डिफेक्ट्स पाए जाते हैं तो उन्हीं अमाउंट से हम क्या कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, अगर कॉन्ट्रैक्टर मना करता है उन रिपेयर्स को करवाने के लिए, तो राइट। तो आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर या डिपार्टमेंट। जो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में बचे आपका डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट को सेटल करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन। और जो पर्सन इस डिस्प्यूट को सेटल करवाता है उस पर्सन को बोला जाता है आर्बिट्रेटर। समझो बात को? पर्सन हु सेटल्स द डिस्प्यूट इज सेड टू बी द आर्बिट्रेटर। और जब वो डिस्प्यूट हमारा शॉर्ट आउट हो जाता है, सेटल हो जाता है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसको टेक्निकली बोलते हैं अवार्ड। क्या बोलते हैं उसको? अवार्ड बोला जाता है। ध्यान रखना, आर्बिट्रेटर क्या हो गया? आर्बिट्रेटर एक प्रोसेस है जिसमें जो डिस्प्यूट है किसके बीच में, ओनर और डिपार्टमेंट के बीच में, उसको सेटल किया जाता है। और जो पर्सन इस डिस्प्यूट को सेटल करवा रहा होता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और वो जो आपका डिस्प्यूट सेटल हुआ उसको जो भी रिजल्ट निकला होगा बच्चे, उसको अवार्ड बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेंटेनेंस पीरियड, जिसको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। मेंटेनेंस पीरियड या डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। ठीक है जी, चलिए अब देखो, अब इसमें क्या है, मेंटेनेंस पीरियड नाम से समझो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। फॉर एग्जांपल, अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट करके दे दिया। मान लो उसको एक एम्स का बिल्डिंग बनाना था, हॉस्पिटल बनाना था 1000 बेडेड, उसने समय के अंदर बना के दे दिया, उसने क्वालिटी भी यहाँ पे सही रखी। अब हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब रुक जाओ, हम एक सीजन, मानसून सीजन या 1 साल या इससे ज्यादा भी हो सकता है, इतने समय के लिए हम आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर को
ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसमें कोई ड्रॉबैक या डिफेक्ट निकल के आता तो आपको रिपेयर करके देना होगा, ठीक है जी। इट इज द पीरियड, सॉरी, इन दिस पीरियड कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एंटायर वर्क। इस पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को सारा का सारा वर्क फिर से करवा के देना पड़ेगा, रिपेयर वगैरह करवा के देनी पड़ेगी। इन केस एनी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व, अगर कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है तभी वो करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे डिफेक्ट आया नहीं फिर भी आपने बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर को तुम ये करो। तो अगर कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट उस डिफेक्ट को आपको सही करके देगा, वो अपनी उस पर देगा, कॉस्ट पे देगा, क्योंकि आपने उसका सिक्योरिटी अमाउंट रखा है एज ए रिटेंशन मनी। अगर वो मना करता तो आप वहां से काम करवा लोगे, फिर इसलिए रखा जाता है पैसा। तो जनरली जो मेंटेनेंस पीरियड होता है, दिस मेंटेनेंस पीरियड या तो 1 सीजन हो सकता है या 6 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो आंसर रिपोर्ट करना है। कुछ मैंडेटरी नहीं है कि 6 मंथ होता है, किन प्रोजेक्ट में ये 2 साल भी होता है, जैसे हाईवे प्रोजेक्ट में लगभग ये 3 साल तक जो भी फर्म ये रोड बनाती है उसी का काम होता है उसकी टेक केयर करना, ठीक है। या मान लो कि आपका नेशनल हाईवे है, तो जब तक वो आपका नेशनल हाईवे किसी फर्म के अंडर है तो उसकी टेक केयर भी वही फर्म करती है, उसका मेंटेनेंस भी वही करेगी जब तक उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता। जब उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है उसके बाद वो फर्म उस हाईवे को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी डैमेज। अगला जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी डैमेज। अच्छा, लिक्विडिटी डैमेज क्या है? अब देखो, कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे कोई, मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ है लेकिन उसका काम डिले हो गया, मतलब उसका जो वर्क है, हमने बोला कि वो 5 साल के अंदर भाई ये वाला जो हॉस्पिटल है 1000 बेडेड कैपेसिटी वाला वो कंप्लीट करके दे देगा। मान लो 5 से 6 साल हो गए, सेम एग्जांपल, समय ज्यादा लग गया उससे, तो मतलब एज इट इज वैसे कोई लॉस नहीं हुआ है लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर अमाउंट पेड करेगा, किसको? ओनर को या डिपार्टमेंट को। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द ओनर या डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिले ऑफ वर्क। और रियलिटी में कॉन्ट्रैक्टर पेड नहीं करता है क्योंकि जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है उसको पता है मेरा सिक्योरिटी अमाउंट बड़ा है, वहां से डिडक्ट होने वाला है, वो कर लेंगे डिडक्ट, वो अलग से पैसे तो देता नहीं है बेसिकली, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी डैमेज। मतलब अगर काम करने में कोई देरी हुई है, आपने एक एक्सपेक्टेड टाइम दिया था कि इतने समय के अंदर ये खत्म होना चाहिए, आपका टाइम लाइन ये था, अगर उससे ज्यादा का समय आपने लिया तो डेफिनेटली कुछ आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी अमाउंट के तौर पे होगी। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा कराया उसका कुछ परसेंट वहां पे कट कर लिया जाएगा, जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी डैमेज। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉरिंजेंडम। अगला जो यहाँ पे टर्म है वो है कॉरिंजेंडम। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है जनरली। अच्छा, कॉरिंजेंडम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो, हाउ वी आर डिफाइनिंग द कॉरिंजेंडम। प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेंडर नोटिस। जो टेंडर का नोटिस होता है उसकी पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द टेंडर नोटिस। जो टेंडर नोटिस है बच्चे, उसका जो टाइम होगा या पीरियड होगा उसको एक्सटेंशन करने की या उसको बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है कॉरिंजेंडम। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम टेंडर नोटिस को एक्सटेंड कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉरिंजेंडम। सेम एग्जांपल, हमने बोला आज मैंने एक टेंडर निकाला जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे 2 किलोमीटर तक का रोड वर्क का यहाँ पे काम करवाना है और ये टेंडर हमने नीचे लिख दिया कि इसकी वैलिडिटी है सेम एग्जांपल 3 मंथ, सेम एग्जांपल 90 दिन। और ऐसा हमें फील हुआ कि 90 डेज कंप्लीट होने वाले हैं और अभी तक जो कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई किया इस वर्क के लिए वो बहुत ही कम है, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हमें मिले ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, तब भी क्या करोगे? अब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टेंडर का टाइम होगा उसको एक्सटेंड कर दोगे, कॉरिंजेंडम के अंदर जाएगा वो। सेकंड, अगर मान लो यहाँ पे हमें ये लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर टेंडर के अंदर हमें जो वर्क है उसमें मेजर चेंजेस करने, चाहे वो ड्राइंग्स होगा चाहे वो मटेरियल होगा, अगेन कॉरिंजेंडम आएगा, उसकी जो टाइम होगा वो बढ़ाना पड़ेगा। सडनली आप चेंज नहीं कर सकते हो कि एकदम से आपने चेंज कर दिया, पहले टेंडर फ्रेम किया हुआ था उसमें आपने नेचर ऑफ वर्क शो किया था और सडनली आपने चेंज कर दिया, तो उसके लिए भी टाइम आपको फ्रेम करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा लगता है कि जो टेंडर पीरियड दिया हुआ है वो शॉर्ट है, मतलब वो समय और ज्यादा चाहता है कि किस नेचर का वर्क है, मुझे इसमें कितना बेनिफिट होगा, कैसे मैं चीजों को मैनेज करूंगा, तब भी यहाँ पे आपका जो टेंडर नोटिस है उसका टाइम बढ़ा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कॉरिंजेंडम। तो ये कंडीशंस ऑफ कॉरिंजेंडम है। फिर से बच्चे, कॉरिंजेंडम क्या है? एक प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको कॉरिंजेंडम बोला जाता है। अब कॉरिंजेंडम की जो कंडीशन है, नो सफिशिएंट टेंडर फॉर्म्स रिसीव्ड, मतलब इनफ या पर्याप्त मात्रा में टेंडर फॉर्म मिले ही नहीं, बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्टर आए, ठीक है, टेंडर का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। टेंडर प्रिपेयर्ड या
टेंडर प्रेपरेशन इज शॉर्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि जो टेंडर है वो कॉन्ट्रैक्टर की समझ में आया ही नहीं कि किस नेचर का काम है, तब भी यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने कम फिल किया होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कम आए होंगे, तब भी यहाँ पे जो टेंडर नोटिस होगा उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। मेजर चेंजेस इन द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, स्पेसिफिकेशन में मेजर चेंज हो गया तो ड्राइंग में चेंज हो गया तो मटेरियल चेंज कर दिया आपने, तब भी यहाँ पे कोरिजेंडम पिक्चर में होगा। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर टू सबमिट द टेंडर। अब टेंडर को सबमिट करने का जो प्रोसीजर है वो कैसा है, जिसको हम बोलते हैं एनवेलप सिस्टम। यहां से आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वी आर सेइंग दिस वन एज एनवेलप सिस्टम। अब क्या होता है इसके अंदर बच्चे, तो सबसे पहला जो एनवेलप है, एनवेलप नंबर 1, इसमें होगा अर्नेस्ट डिपॉजिट का अमाउंट। तो अर्नेस्ट डिपॉजिट का अमाउंट होगा नहीं, आज की डेट में तो ओवरटेकिंग होगी लिखी हुई उसके हाथ से, वो ये लिख के दे देगा कि मैं इस काम को करने के लिए इच्छुक हूं और मैं एक सीरियस कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सीरियसली इस काम को करूंगा, तो आप मुझे ये वर्क अलॉट करें, राइट, दैट इज द अंडरटेकिंग। एनवेलप 2 के अंदर क्या होगा, एनवेलप 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स टेक्निकल सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टैक्स डिटेल, ये सारी चीजें होंगी। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कौन कौन से टेक्निकल वर्क करवाए हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसका खुद का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरशिप का यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सर्टिफिकेट होंगे, उसके टैक्स रिसिप्ट्स होंगी, सारा डाटा इसके अंदर फ्रेम होगा एनवेलप नंबर 2 के अंदर। एनवेलप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, टेंडर फॉर्म होता है। टेंडर फॉर्म में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें होती हैं। टेंडर फॉर्म के अंदर बच्चे कब वो वर्क स्टार्ट कर रहा है, समझ रहे बात को, कब वो वर्क स्टार्ट करेगा, कितना टाइम में वर्क कर रहा है, और टेंडर सम होता है। और जो एनवेलप नंबर 4 होता है उसमें ये तीनों एनवेलप फ्रेम किए जाते हैं एनवेलप नंबर 4 के अंदर, एनवेलप नंबर 1, एनवेलप नंबर 2 और एनवेलप नंबर 3। तो ओपनिंग ऑफ टेंडर में आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले आप कौन सा एनवेलप ओपन करोगे, क्योंकि ये आपका एनवेलप नंबर 1 है ईडी वाला, ये एनवेलप नंबर 2 है जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह प्लेस किए गए हैं, ये एनवेलप नंबर 3 है जिसमें टेंडर फॉर्म है, और ये एनवेलप नंबर 4 है जिसमें ये सारे यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सा एनवेलप ओपन किया जाएगा, आंसर है 4, एनवेलप नंबर 4 सबसे पहले ओपन किया जाएगा। अगर एनवेलप नंबर 4 ओपन किया उसके बाद आपका एनवेलप नंबर 1 ओपन होगा जिसमें ईडी या अंडरटेकिंग फ्रेम होगा, राइट। अगर हो सकता है कोई सा भी एनवेलप यहाँ पे मिसिंग हो तो इट मींस जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने बचे, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर फिल किया है उसका रिजेक्शन हो जाएगा, समझ रहे बात को। सो आई होप यू आर गेटिंग। वर्क ऑर्डर, अब वर्क ऑर्डर क्या है बेसिकली, तो आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, टेंडर जब एक्सेप्ट कर दिया गया किसी भी, ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को ही वर्क अवार्ड होगा, तो जब उसका टेंडर यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया गया उसको वर्क यहाँ पे इश्यू कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, उसको समय दिया जाएगा कि ये समय के अंदर आप सिक्योरिटी अमाउंट भी सबमिट करो। आर यू गेटिंग। ऐसा नहीं है कि वो टेंडर फिल करते ही लगभग हमने बोला था 2 लाख, अगर मान लो 2 लाख जमा करा देगा वो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब उसको यहाँ पे वर्क अलॉट हो जाएगा या यहाँ पे उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड हो जाएगा, उस केस में फिर वो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा, और सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद ही वो काम स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसमें एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, देखो जैसे नाम से क्लियर है एक्ट ऑफ गॉड, तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं वो सभी के सभी इसी एक्ट के अंदर आएंगे, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। फॉर एग्जांपल मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था तो कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ गए जिसको उसको दोबारा बनाना पड़ रहा है, मान लो कोई चीज यहाँ पे आपका बिल्डिंग है वो ढह गया, फॉर एग्जांपल, तो अब इससे क्या होगा, इससे काम में डिले हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने डिले किया नहीं, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर स्टिपुलेटेड टाइम से ज्यादा का समय लेता है किसी भी काम को करने में, उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है जिसको हमने बोला लिक्विडिटी डैमेज। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने तो किया नहीं, ये अगर डिले हुआ बेसिकली तो मैंने तो किया नहीं, ये तो नेचर के कारण हुआ, तो एक्ट ऑफ गॉड के अंदर गया। अब जो भी वहां पे उसको फिर से दोबारा काम करना पड़ रहा है, उसके रिसोर्सेज फिर से लगेंगे, मान लो कोई बिल्डिंग है, मान लो उसको कुछ पोर्शन रह गया, वो उसको फिर से बनाना पड़ेगा। अब वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर किसको, डिपार्टमेंट को, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, मैं तो दोबारा बना रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट या ओनर बोलेगा मैंने तो किया नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। तो बोलने का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों का ही नुकसान हो रहा है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है इसमें ओनर दैट इज डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों का लॉस होता है। ओनर या डिपार्टमेंट को लॉस ये होता है कि टाइम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का वो बढ़ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर को लॉस ये होता है कि उसको यहाँ पे ज्यादा पैसा या रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे फिर, राइट। ये चीज बच्चे इसके अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है कि कुछ हम अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं कि वो मशीनरीज या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की वो साइड पे लेके आए प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क, प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। हम कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं फॉर द मोबिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस, ठीक है।
तो मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द साइट इज टर्म्ड एज द मोबिलाइजेशन एडवांस। तो काम करने से पहले भी हो सकता है, काम जब वो कर रहे हो उस समय भी आप दे सकते हो कि अभी मेरे पास ये मशीनरी है, नेक्स्ट मशीनरी मेरी ये यूज होगी, तो आप मुझे पहले इतना पैसा दीजिए तभी मेरा मशीनरी साइट पे आएगा, क्योंकि उसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी कॉस्ट उसके अंदर फ्रेम होती है। नेक्स्ट बच्चे जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है रिजेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टेंडर। कोई टेंडर कब रिजेक्ट हो सकता है, तो एक टेंडर के रिजेक्ट होने की जो कंडीशन है, हो सकता है उसने एनवेलप नंबर 1 नहीं दिया, मतलब उसने अर्नेस्ट डिपॉजिट दिया नहीं है। आज के डेट में ईडी होता नहीं है, तो हो सकता है उसने अंडरटेकिंग नहीं दिया उसके अंदर, तो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, जो टेंडर इज नॉट साइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, हो सकता है कि जो टेंडर है वो कॉन्ट्रैक्टर ने साइन ना किया हो। आर यू गेटिंग? या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो अथॉराइज्ड पर्सन था ही नहीं, समझ रहे बात को, दैट वाज नॉट द अथॉराइज्ड पर्सन, तब भी आपका जो टेंडर होगा रिजेक्ट हो जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट था कि कॉन्ट्रैक्टर के पास ये स्किल होनी चाहिए, उसका वो एक्सपीरियंस था ही नहीं, तब भी ये टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इसके अंदर बचे रिजेक्शन ऑफ ऑल टेंडर, कब सभी के सभी टेंडर रिजेक्ट हो जाएंगे, वो तो था एक पर्टिकुलर टेंडर, ठीक है, कब सारे के सारे टेंडर रिजेक्ट हो जाएंगे। देखो इसका क्या मतलब है, सेम एग्जांपल, यहाँ पे कोई रोड वर्क चला हुआ है, मान लो ये है यहाँ पे मान लो 200 किलोमीटर का, तो ये वाला जो पैच होगा 50 किलोमीटर का, इसके लिए अलग से टेंडर फ्लोट होगा। ये वाला जो स्ट्रेच है मान लो 70 किलोमीटर का, इसके लिए अलग से टेंडर फ्लोट होगा। ये वाला जो स्ट्रेच है 80 किलोमीटर का, इसके लिए अलग से टेंडर फ्लोट होगा। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे होते हैं बेसिकली स्ट्रेचेज में। तो हो सकता है अब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो सकता है यहाँ पे टेंडर ही रिजेक्ट हो गया, पीछे मैंने आपको बताया। अब सारे के सारे टेंडर कब रिजेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे टेंडर्स रिजेक्ट होने का जो बचे यहाँ पे कंडीशन है, व्हेन देयर इज फाइट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स, जब कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में फाइट हो जाए। जब ये हम जो कॉन्ट्रैक्टर था बच्चे वो टेंडर फिल कर रहे थे बेसिकली, अगर उनके बीच में कोई फाइट हो जाए या कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कोई ग्रुपिज्म हो जाए और डिपार्टमेंट को ये पता लग जाए या ओनर को ये पता लग जाए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारे आपस में मिले हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिज्म एक्शन। जिससे क्या हुआ, सेम एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने अलग अलग रेट यहाँ पे कोट किया था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने बोला इस एक पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर ए, मान लो बी सी, कॉन्ट्रैक्टर ए ने बोला कि मैं यहाँ पे 250 रुपीज में ये काम करके दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर बी ने बोला मैं यहाँ पे 260 रुपीज में काम करके दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर सी ने बोला मैं यहाँ पे ये 280 रुपीज में काम करके दे दूंगा। और एक कॉन्ट्रैक्टर और आया डी, इसने बोला, इनके आपस में बात हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बोलेगा कि मैं 100 रुपये में काम खत्म करके दे दूंगा। भाई मुझे पता है ये काम 100 रुपये में हो जाएगा, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए ना मुझे लॉस चाहिए, मैं अपना एक दायरा बढ़ाना चाहता हूँ, रीच बढ़ाना चाहता हूँ। अब क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है तीसरे वाला इन तीनों से बात करेगा, पूछेगा तुमने क्या रेट फिल किया है, कैसे कोट किया है। ये बोलेगा मैं तो 100 में कर दूंगा, मैं 100 में कर दूंगा। ये बोलेगा तुम ही कर लो 100 में, ये बोलेंगे आप ही कर लो 100 में। तो ये क्या बोलता है इनको कि आप यहाँ पे हायर रेट फ्रेम करो, मैं यहाँ पे लोअर रेट फ्रेम करूंगा, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो इसने 100 रुपीज में यहाँ पे वर्क फ्रेम किया है, ऑफकोर्स इसमें भी इसको कुछ बेनिफिट होगा। अब ये डिवाइड कर देगा इनमें, जबकि इन्होंने काम किया ही नहीं है, इधर कॉन्ट्रैक्टर काम ये कर रहा है। तो ये हुआ ग्रुपिज्म एक्शन। अच्छा, आगे किसी स्ट्रेच के ऊपर से एन एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर ए वर्क कर रहा है, अगेन उसने भी वही सिचुएशन करी, वहां पे उसने लोएस्ट जो अमाउंट फिल किया 150, और बाकी कॉन्ट्रैक्टर ने जो अमाउंट फिल किया 150 से ज्यादा उसी को मिलेगा। उस 150 में से भी क्या कर रहा है, वो सभी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ यहाँ पे हिस्सा दे रहा है, और वो रियलिटी में वो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ द ग्रुपिज्म एक्शन। तो अगर डिपार्टमेंट को या ओनर को या गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि यहाँ पे ग्रुपिज्म एक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, तो पूरे के पूरे जो टेंडर्स होंगे वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, राइट। या कुछ ऐसा भी हो सकता है, व्हेन एनी फ्रॉड इज डिटेक्टेड इन द सबमिशन ऑफ द टेंडर्स, जब टेंडर सबमिट किए गए अगर मान लो कोई फ्रॉड पाया जाता है, तब भी सारे के सारे टेंडर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है बच्चे वो होता है इसमें टाइप ऑफ बिल। तो टाइप ऑफ बिल में क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल। और ये जो बिल होता है ये मार्क किया जाता है, दिस बिल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर। किसके लिए भाई, जो उसने यहाँ पे वर्क फ्रेम किए हैं एज वेल एज जो उसने सप्लाई किया है एक सिंगल गो में। और ये जनरली किसके लिए होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए निकल के आता है फर्स्ट एंड फाइनल बिल, पहला और लास्ट बिल एक ही बिल है उसका। और नेक्स्ट आता है रनिंग अकाउंट बिल, दूसरा जो है रनिंग अकाउंट बिल। तो रनिंग अकाउंट बिल में क्या, इट इज इश्यूड बाय द कॉन्ट्रैक्टर अपॉन कंप्लीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ वर्क। जब उस प्रोजेक्ट का कुछ वर्क का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, अब वो क्या करेगा, अब वो बिल प्रोड्यूस कर देगा और बोलेगा मुझे इसका पेमेंट दो। समझे बात को, जैसे बिल ऑफ क्वांटिटीज, अब वो बिल देगा, उसके
रिस्पेक्ट में उसको यहाँ पे पैसा फ्रेम करेगा डिपार्टमेंट या ओनर। फाइनल बिल क्या होगा? फाइनल बिल मतलब जो भी उसके रनिंग अकाउंट बिल होंगे वो सारे चेक कर दिए जाएंगे, उसको पहले उसको कितना पेमेंट हुआ वो देखा जाएगा, अब लास्ट वाला जो पेंडिंग पेमेंट बचा होगा उसके रिस्पेक्ट में उसको पैसा दिया जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑल रनिंग अकाउंट बिल इज टर्म्ड एज द फाइनल बिल, उसका फाइनल बिल तैयार किया जाता है। समझे बात को? तो बच्चे ये जो आपके सिलेबस के अंदर टेंडरिंग वाला जो पार्ट मेंशन किया गया था ये मैंने यहाँ पे आज आपको बता दिया। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो यू कैन कॉन्टैक्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, आप लिंक में जाके अपना क्वेरी प्लेस कर सकते हो और डायरेक्टली आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो तब तक बने रहिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।